नमस्कार, मैं जयकृति आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वे श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। हमारे प्रदेश के जो किसान प्याज की खेती कर रहे हैं वे बढ़वार की अवस्था पर है और इस फसल से अधिक उपज लेने के लिए कुछ कार्यों को करना जरूरी है, जैसे कि खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई, उर्वरकों का प्रयोग और कीट रोगों का नियंत्रण। तो प्याज की फसल में इन्हीं सब कार्यों को कब और कैसे करना है, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के विशेषज्ञ से। वर्तमान समय में प्याज की जो रोपाई है उसको कहीं पर 1 महीने कहीं पर 2 महीने हो चुके होंगे और ये जो अवस्था है वो क्रांतिक अवस्था है। बहुत ज़्यादा इस पे मतलब प्रभाव पड़ेगा अगर आप इस अवस्था में अगर आप प्याज की फसलों में अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो इसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि अभी जो है पत्तियों का विकास हो रहा है और नीचे जो है आपके कंदों का भी विकास हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्याज में इसकी निंदाई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण की, क्योंकि निंदाई गुड़ाई सबसे महत्वपूर्ण एक इसका भाग होता है किसी भी खेती के लिए, किसी भी फसल की खेती के लिए। तो हम ये क्यों करते हैं? क्योंकि खरपतवार जो है हमारे पौधों से मतलब जो मेन हमारी क्रॉप है उससे पानी के लिए, चाहे आपके पोषक तत्वों के लिए, चाहे जल के लिए, इन तीनों की प्रतिस्पर्धा करते हैं और पौधों को जितना मिलना चाहिए उनको ना मिलके ये खरपतवार ले लेते हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों आपको हम ये सलाह देते हैं कि सबसे पहले आप अपने खेत में जो भी खरपतवार है उनको कुशल श्रमिकों के द्वारा उसको आप खेत से बाहर करवा लें, क्योंकि अगर आप उन चीज़ों में अगर सावधानीपूर्वक निंदाई गुड़ाई नहीं कराएंगे तो आपके जो कंद हैं वो हानि पहुंचती है उसमें और उसका फिर उत्पादन भी आपका जो है कम हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखें कि कुशल श्रमिकों से ही निंदाई गुड़ाई का कार्य करावें। किसान भाइयों, प्याज की फसल का उचित विकास हो और इससे अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए प्याज की फसल में जल प्रबंधन करते हुए यूरिया की संतुलित मात्रा का उपयोग कैसे करना है, आइए जानते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पोषक प्रबंधन तथा सिंचाई की। तो पोषक प्रबंधन में आपने पहले जो एक मात्रा है यूरिया, पोटास और सुपर फास्फेट की वो तो आपने दे दी होगी। अब जो है दूसरी मात्रा जो है आप यूरिया आपको डालना है, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि जितनी अनुशंसित मात्रा है केवल उतना ही खाद का आप उपयोग करें। अगर आप ज़्यादा भी करेंगे तो भी आपके लिए हानिकारक है, अगर कम भी करेंगे तो भी फिर आपके लिए वो नुकसानदायक हो सकता है। तो कृपया इस चीज़ का विशेष ध्यान दें कि अनुशंसित जो मात्रा है आप उसी का ही उपयोग करें। नमी की उपस्थिति में ही आप यूरिया का उपयोग करें तो ज़्यादा आपके लिए लाभदायक हो सकता है। अब बात करते हैं सिंचाई की। तो सिंचाई जो है फसल की जल मांग तथा मिट्टी की किस्म को देखते हुए करना है हमको। क्योंकि ग्रीष्मकालीन फसल है तो आप हफ्ते में 1 हफ्ते के अंतराल में एक बार हल्की सिंचाई भी दे सकते हैं, या तो आप फिर फसल की जल मांग और मिट्टी की किस्म देख के भी आप उन चीज़ों को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। पानी कम भी नहीं होना चाहिए और पानी अधिक भी नहीं होना चाहिए। और अगर जल भराव की स्थिति अगर आ गई, जैसे बारिश हो गई या जल भराव की कोई स्थिति है, तो आप पानी को बाहर निकाल दें, तुरंत उसका निकास का एक अपनाएं। किसान भाइयों, प्याज की फसल को अनेक प्रकार के कीट और रोग अत्यधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आप किस तरह से करें इनका नियंत्रण, आइए जान लेते हैं। बाद हम बात करेंगे फसल सुरक्षा की। तो फसल सुरक्षा में सबसे पहले बात करेंगे हम प्याज की प्रमुख जो कीट हैं। तो सबसे पहले नाम आता है थ्रिप्स का। ये एक रस चूसक कीट होते हैं जो कि ऊपर की पत्तियों का रस चूस लेते हैं तथा भोजन बनाने की जो क्षमता है उसको बहुत ही प्रभावित करते हैं। अगर भोजन नहीं बनेगा तो फिर कंद भी छोटा हो जाएगा, तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है उस चीज़ से। तो इसलिए इसकी रोकथाम बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो हमारे फसल को बहुत ही हानि पहुंचा सकते हैं। इससे हमको फसल की सुरक्षा करनी बहुत ही आवश्यक है। तो इसके निदान के लिए हम इमिडाक्लोप्रिड नाम से एक दवा है, वो 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसको मिला के हम छिड़काव कर सकते हैं, या तो फिर इस थाइमेथाक्साम नाम से एक दवा आती है, उसका भी आप 0.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप इस दवा का भी छिड़काव कर सकते हैं। तथा 15 दिन के अंतराल में इसको अलग अलग दवा का छिड़काव करते रहना है, जिससे कि आपकी फसल
सुरक्षित हो सके। तो जैसा कि वर्तमान मौसम के हिसाब से देखा जाए तो ये फफूंदी रोगों के लिए बहुत ही अनुकूल समय है। तो बादल छाए हुए हैं, आर्द्रता बनी हुई है, तापमान कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम हो रहा है। तो ये सब जो है फफूंदी रोगों के लिए बहुत ही अनुकूल समय होता है, जिसको हम बोलते हैं पर्पल ब्लॉच। ये जो है बैगनी रंग के धब्बे पत्तियों पर बन जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे पूरी पत्तियों को भूरे रंग की अवस्था में ला देते हैं, सुखा देते हैं, जिससे कि इससे भी जो है भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है वो बाधित हो जाती है और इससे कंद भी प्रभावित होते हैं। तो इन रोगों से बचने के लिए हम बावेस्टिन, मैनकोजेब हो गया, M45 हो गया, Z78%, तो ये सब दवा है 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम इसको घोल बना के इस छिड़काव कर सकते हैं। तथा छिड़काव को हमको 10 दिन में 15 दिन के अंतराल में लगातार दोहराना पड़ता है, जिससे कि हम इस पे पूरी तरीके से इसको कंट्रोल कर सकें। किसान भाइयों, मेरे द्वारा बताई गई ये छोटी छोटी समसामयिकी हैं प्याज के उत्पादन के लिए। तो अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि मतलब समय पे सिंचाई करना, समय पे निंदाई गुड़ाई करना, खरपतवारों का नियंत्रण करना, फसल की सुरक्षा करना, अगर ये आप सही समय में करते हैं तो आप अधिक से अधिक उत्पादन कर अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। धन्यवाद। सूत्रकृमि ऐसे जीव होते हैं जो कि आमतौर पर नजर नहीं आते, लेकिन मिट्टी में रहकर कई फसलों को हानि पहुंचाते हैं, जिनमें सब्जी वर्गीय फसलों में इनके द्वारा काफी हानि होती है। इसलिए इनका नियंत्रण करना बेहद जरूरी होता है। तो इसके लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर निशि केसरी से। सूत्रकृमि मुख्यतः कददू वर्गीय सब्जियों, चुकंदर, गाजर, टमाटर, बैगन, मिर्च, भिंडी, शकरकंद आदि सब्जी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। यह सूत्रकृमि प्राथमिक और द्वितीयक जड़ों को प्रभावित करके फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। सूत्रकृमि एक तरह का जंतु है जो बहुत छोटा होता है। सामान्यतः हमारे पेट में भी पाया जाता है केचुआ, वो भी एक सूत्रकृमि होता है। लेकिन पौधों में जो सूत्रकृमि पाया जाता है उसको हम आँख से नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी छोटा होता है और बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम उसे देख नहीं पाते हैं। लेकिन यह छोटा सा जंतु भी काफ़ी ज़्यादा हमारे फसलों को हानि पहुंचाता है, क्योंकि सूत्रकृमि एक तरह का जंतु है और उसके मुंह में भाले के आकार का एक अंग बना होता है, जिससे वो पौधों के जड़ों को छेद करता है। और ये छेद करने के बाद उस पौधों की जड़ों की कोशिकाओं से सारा द्रव चूस लेता है और अपना पॉपुलेशन बढ़ाता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है। और इसकी वजह से पौधों में जड़ गांठ या जड़ में गलन, जलन, इस तरह के बहुत सारे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। संक्रमित जड़ें विभिन्न आकार की गांठें बनाती है, जिसकी एक निश्चित संख्या से अधिक उपस्थिति पौधों में पानी और अन्य पोषक तत्वों को प्राप्त करने में अवरोध उत्पन्न करती है, जिससे ग्रस्त पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती है। सब्जियों में सूत्रकृमि ग्रसित पौधा मुरझा जाता है तथा पौधा बौना रह जाता है। पौधों को उखाड़कर देखने पर यह दिखता है कि जड़ें सीधी ना होकर आपस में गुच्छा बना लेती है। जड़ों पर गांठें बनकर फूल जाती है और पौधों में फूल व फल देरी से लगते हैं और वो झड़ने लगते हैं। फलों का आकार छोटा हो जाता है और उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। सूत्रकृमि भी बहुत तरह का होता है, लेकिन यह जड़गांठ सूत्रकृमि होता क्या है कि इसकी जो मादा होती है वो जड़ के अंदर जाके बैठ जाती है और पूरे जड़ को एक ही जगह बैठ के खाती रहती है। और एक मादा कम से कम 400 से 500 अंडे देती है और यह मिट्टी में पड़ी रहती है। और जब आप दूसरी फसल को आप लगाने जाते हैं तो उस फसल पर भी इसके बच्चे आक्रमण कर देते हैं और अंदर जाके उसको खाने लगते हैं। तो मान लीजिए कि जहाँ आपने बिछड़ा लगाया है वो मिट्टी अगर संक्रमित है सूत्रकृमि से, तो वो वहाँ से अपने आप आ जाएगी। और या फिर आप जहाँ पे आप लगाने जा रहे हैं और वह मिट्टी संक्रमित है तो उससे भी यह उसके जड़ों के अंदर आ जाता है। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है कि जहाँ भी आप लगाने जा रहे हैं या जहाँ भी आप बिछड़ा ला रहे हैं उस मिट्टी की आप जांच कर लें। और मिट्टी में जो सूत्रकृमि की संख्या है, सूत्रकृमि की संख्या जो आक्रमण करने वाले सूत्रकृमि की संख्या है, वो संख्या 2 निमेटोड 2 सूत्रकृमि पर ग्राम सॉइल से कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो आपको उसमें उपाय करने की ज़रूरत है।
सब्जियों में सूत्रकृमि के कारगर नियंत्रण के लिए सबसे पहले इनकी पहचान, रोगजनक रोग के लक्षण आदि का पहचान होना अति आवश्यक है, जिससे इसकी रोकथाम करने के विभिन्न उपाय अपनाने में आसानी हो सके और वर्तमान में बढ़ते हुए रासायनिक तत्वों के प्रयोग के कारण भूमि, जल, पर्यावरण, खाद्य पदार्थों के खराब होने और मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत असर को देखते हुए सूत्रकृमि नियंत्रण के लिए समन्वित रोग प्रबंधन का तरीका अपनाना चाहिए। तो इसके उपाय आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप पौधशाला को अच्छे से मिट्टी में नीम की खल्ली 10 ग्राम प्रति वर्ग मीटर में मिलाएं और उसमें आप फॉर्मेलिन से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फॉर्मेलिन आसानी से बाज़ार में उपलब्ध हो जाता है, जिसका आप 30 मिलीलीटर फॉर्मेलिन प्रति लीटर पानी में मिला के और मिट्टी को मिला के और उसमें आप पॉलीथीन से ढक के कम से कम 1 सप्ताह आप उसको ढक के रखें। तो इससे क्या होता है कि जो सनलाइट आता है, जो सूरज की रोशनी आती है, उससे अंदर का तापमान काफ़ी बढ़ जाता है और ये फॉर्मेलिन भी उसको सूत्रकृमि को मार देता है, जिसके कारण आप जब उसमें बीज लगाने जाते हैं तो आपकी बीज संक्रमित नहीं हो पाती है। लेकिन इसमें ध्यान रखना ये है कि जब आप पॉलीथीन हटाते हैं 1 सप्ताह के बाद तो उसे 3 से 4 दिन मिट्टी को खूब अच्छे से हल्के कर दें, ताकि उसमें से फॉर्मेलिन का जो विषैला पदार्थ है वो निकल जाए और उसमें आप फिर बीज लगाएं। अगर रोकथाम की बात करें तो 2 या 2 से अधिक विधियों का समावेश करके ही सूत्रकृमियों की रोकथाम की जा सकती है, जिसमें ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करना चाहिए। इससे मिट्टी पड़े कृमि के अंडे तेज धूप के कारण नष्ट हो जाते हैं। फसल लगने के 20 से 25 दिन पहले कार्बनिक खाद को मृदा में मिलाना चाहिए। जिन क्षेत्रों में सूत्रकृमि का प्रयोग अधिक हो वहां पर उचित फसल चक्र को अपनाएं। अंतर्वर्तीय फसल के रूप में शतावर और गेंदे की 2 से 3 कतार मुख्य फसल के बीच में लगाएं। इन फसलों की जड़ों से निकलने वाला पदार्थ कृमि की रोकथाम में प्रभावी पाया गया है। रोग प्रतिरोधी प्रजातियों का चयन करें और अंत में यदि इन सब से रोकथाम नहीं हो तब रासायनों का प्रयोग करें। इसके अलावा जब आप खाली खेत में लगाते हैं तो बिछड़ा को आप नीम के घोल में बिछड़ा को डुबो के और तब लगाएं। और खड़ी खेतों में अगर आपको लगता है कि इसमें जड़ गांठ की समस्या आ रही है, 1-2 पौधा में अगर आप देख रहे हैं, तो उसमें आप कार्बोफ्यूरॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बाज़ार में फुराडॉन के नाम से आता है। उसमें प्रति पेड़ आप 1 चम्मच छोटी चम्मच से अंदाज से उसके चारों ओर, बिछड़ा के चारों ओर थाला बना के डाल सकते हैं। और थाला बना के डालने के बाद आपको तुरंत उसमें पानी देना पड़ेगा, सिंचाई करनी पड़ेगी। इसके अलावा केमिकल में हम फ्यूराडॉन का ही इस्तेमाल केवल कहते हैं, क्योंकि जितना हम दवाओं का इस्तेमाल कम से कम करें तो उतना अच्छा हमारे एनवायरनमेंट के लिए रहेगा। धन्यवाद। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम हल्दिया, जिला जबलपुर के अनुरूप शर्मा ने। आपने इस समय अमरूद के बाग में किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि फल बगीचे, प्रमुख रूप से जो अमरूद की फसल है या अमरूद के हमारे जो बगीचे हैं, उनकी किस तरीके से अच्छा उत्पादन लें, किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके लिए सबसे पहले इस वक्त जो हमारा ग्रीष्म काल में पौधों की जो अगर छोटे साइज़ के भी हैं या बड़े साइज़ के हैं, या हम कह सकते हैं कि पुराने बगीचे हों या नए बगीचे हों, उसमें प्रमुख रूप से है कटाई छटाई। इस समय कटाई छटाई प्रमुखता से करें और कटाई छटाई करने के लिए इस बात का ध्यान रखें कि हमें मोटी शाखाएं नहीं काटनी है, बल्कि हमारी जो अंगुली होती है उस साइज़ की जो शाखाएं हैं उनको काटें और जो नई शाखाएं आएंगी उसमें अच्छे फूल भी आएंगे और अच्छे फल भी आएंगे। और अगर आपके वृक्ष की सही तरीके से उसका शेप नहीं आ रहा है, उसका सही तरीके से आकार नहीं आ रहा है, तो आपको चाहिए कि जो कई बड़ी शाखाएं भी हैं उनको भी कटाई करके सही शेप में आप अपने बगीचे के जो पौधे हैं उनको या वृक्ष हैं उनको अच्छी तरीके से ठीक कर सकते हैं। जब भी हम कटाई छटाई करें तो कई बार देखा गया है कि उसमें जो हमारे फंगस वाले रोग हैं
वो लग जाते हैं। तो इनकी रोकथाम के लिए हमें चाहिए कि जो बोर्डो पेस्ट है उसका हम पेस्ट लगा दें में उन जहाँ पे काटा है या छटाई करी है ऐसे स्थानों पे, ताकि रोगों से बचाव हो सके। किसान भाइयों, अमरूद के बाग से गुणवत्ता युक्त अधिक फलत प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण पहलू है खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई और खाद प्रबंधन। इसलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने बाग में खरपतवार सिंचाई और खाद प्रबंधन कैसे करें, आइए जानते हैं। जो हमारा बगीचा है उस बगीचे के उसमें जो खरपतवार हैं उनका विशेष रूप से नियंत्रण करना हमें आवश्यक है। तो चाहे वो बहुवर्षीय हो चाहे एक वर्षीय हो, सभी खरपतवारों को एक बार खेत से पूरी तरीके से साफ़ सफाई करा दें और साफ़ सफाई कराने के बाद किसी एक जगह पे उनको इकट्ठा करके या तो खाद बनाएं या फिर उसको नष्ट कर दें। अमरूद के बाग में सिंचाई शरद ऋतु में 15 दिन के अंतर पर तथा गर्मियों में 7 दिन के अंतर पर करते रहना चाहिए, जबकि फल देने वाले पौधों से फल लेने के समय को ध्यान में रखकर सिंचाई करनी चाहिए। उदाहरण के लिए बरसात में फसल लेने के लिए गर्मी में सिंचाई की जाती है, जबकि सर्दी में अधिक फल लेने के लिए गर्मी में सिंचाई नहीं करनी चाहिए। ग्रीष्म काल में हमारे पौधों को अगर पानी की कमी हो जाएगी तो उनका विकास रुक जाएगा और जो नई शाखाएं हैं वो आना रुक जाएंगी और आने वाले समय में आपके पौधों में जो आप उत्पादन चाहते हैं वो प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए आपको चाहिए कि आप या तो आपके पास अगर ड्रिप इरिगेशन की या ड्रिप के माध्यम से जो बूंद बूंद सिंचाई है इसकी अगर व्यवस्था है तो आप बूंद बूंद सिंचाई की व्यवस्था आपके खेत पे कराएं और उसके लिए इस बात को सुनिश्चित करें कि सभी वृक्षों को पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता हो रही है। इसके अलावा आप चाहें कि पानी की कमी ना हो, इसके लिए नमी बरकरार रहे, इसके लिए आप जो घास फूस बचा होता है या हमारे पौधों के जो अवशेष बचे होते हैं उनको आप उसमें मल्चिंग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि पौधों को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और पोषक तत्वों के लिए आप या तो गोबर की खाद अच्छी सड़ी हुई होनी चाहिए और या तो फिर केचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट जिसे हम कहते हैं, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। प्रति पौधा आप अगर केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें, अगर हमारे पौधे 2 से 5 वर्ष तक के हैं तो उसमें लगभग 6 से 7 तगाड़ी तक आप गोबर की खाद या केचुआ की खाद डाल सकते हैं। इसके अलावा बड़े वृक्ष हैं और 5 साल से ऊपर के हैं तो उसमें लगभग 10-11 तगाड़ी तक आप गोबर की खाद अच्छी सड़ी हुई या केचुआ खाद डाल सकते हैं। इसके बाद आप उनको अच्छी तरीके से मिला देवें और फिर पानी देवें तो निश्चित रूप से आपको अच्छा लाभ होगा। अब बात आती है रोग और कीट नियंत्रण की। तो आप अपने अमरूद के बागों में रोग और कीटों का किस तरह से नियंत्रण करें, आइए जानते हैं। अगर ग्रीष्मकाल की बात करें तो फ्यूजेरियम जो होता है या हम कह सकते हैं उगरा रोग जो कहते हैं वो आपके इस फसल में आती है। और ग्रीष्मकाल में अगर जब आपको दिखता है कि पौधों में फ्यूजेरियम की बीमारी का कहीं आपको दिख रहे हैं तो किसान भाइयों आपको चाहिए कि M48 रेडोमिल जो दवा है उसकी लगभग 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उसका अगर छिड़काव करें, इससे आपको ये जो फ्यूजेरियम की बीमारी है इससे रोकथाम होगी। इसके अलावा हमने ये देखा है कि ग्रीष्मकाल में खेतों में या हमारे बगीचों में किसी प्रकार के पौध अवशेष पड़े हैं तो उसमें दीमक हो जाती है और ये दीमक धीरे धीरे हमारे बगीचे में फैल जाती है और ये बहुत बड़ी समस्या है जो बड़े बड़े बगीचों को नष्ट कर देती है। तो दीमक की रोकथाम के लिए चाहिए आपके जो थाला बना रहे हैं आप उसमें पानी में भी उसकी लगभग 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से या तो आप मोनोक्रोटोफास या क्लोरोपायरीफास इस प्रकार की जो हमारी कीटनाशक दवाइयाँ हैं इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और दीमक की रोकथाम कर सकते हैं। जो हमारे बगीचे उसमें प्रमुख रूप से वृक्षों में देखा गया है कि एक प्रमुख समस्या आती है वो एंडरबिला की। और एंडरबिला की पहचान ये है कि जो भी हमारे पौधे हैं उनकी आप जो तना है या शाखाएं हैं उसमें कई बार जाली जाली सा दिखाई देगा और जो हमारे एंडरबिला जो कीट है उसका अवशिष्ट पदार्थ जो होता है जो वो इकट्ठा रहता है और वो जाली के रूप में आपके उस स्थान पे दिखाई देता है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब भी हम भ्रमण करते हैं हमारे बगीचे में और कहीं इस प्रकार की समस्या दिखती है तो ये एक बहुत बड़ी ही समस्या है और इस समस्या से पूरा पौधों को नुकसान होता है। एंडरबिला की समस्या आपके बगीचों में या पौधों में दिखाई दे रही है तो उनकी रोकथाम करना अति आवश्यक है। और रोकथाम करने के लिए आपको क्या चाहिए कि सबसे पहले तो या तो इंजेक्शन के माध्यम से क्लोरोपायरीफास की दवा 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से उन जो आप जाली देखते हैं वो जाली को हटाएंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक छेद दिखाई देगा, उसके अंदर आप इस दवाई को डाल सकते हैं। या सबसे साधारण या सिंपल उपाय है वो है मिट्टी का तेल। मिट्टी के तेल का किसी भी रुई में फोया बनाकर और उस छेद के अंदर किसी तार से अच्छी तरीके से अंदर डाल दें और गीली मिट्टी से उस छेद को बंद कर दें तो आपको ये जो एंडरबिला की समस्या है इससे निजात मिलेगी और आपके बगीचे में पौधों की बढ़वार भी अच्छी होगी और पौधों को सूखने की समस्या नहीं होगी। इस प्रकार से आप अमरूद के बगीचे में इस कीट से रोकथाम कर सकते हैं और अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।